नमस्कार दोस्तों, जीके ह्यूमन के इस छठे से क्लास में इस 6th लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एक खास विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमारा टॉपिक था SVO, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी का यह एक अद्भुत नियम है। यह एक ऐसा नियम है जो अंग्रेजी में करोड़ों वाक्यों को बनाने का आधार देता है। अगर इस एक वाक्य, इस एक रूल को आप समझ लें तो अंग्रेजी में करोड़ों वाक्यों को बनाना एक आसान खेल हो जाएगा। तो जानिए, हम जानते हैं कि जब भी हम अंग्रेजी में किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंग्रेजी की दुनिया का कोई भी वाक्य या अंग्रेजी की दुनिया का प्रत्येक वाक्य इस एक नियम पर बन जाता है। तो अब तक हमने आपके साथ चर्चा किया है सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, हमने चर्चा किया है व्हाट इज वर्ब, हमने वर्ब पर कई सारे लेक्चर्स लिए हैं और आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट का। यह एक बचा हुआ टॉपिक है। तो आइए, इस क्लास में हमारा चर्चा है What is an object? ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट वाक्य में कहाँ आता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्यों आता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट आकर के क्या करता है, फिर ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, क्या जरूरी है कि अंग्रेजी के प्रत्येक वाक्य में ऑब्जेक्ट आए, क्या ऑब्जेक्ट का संख्या निर्धारित है क्या, और अगर एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आते हैं तो ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं और हम इस लेक्चर के दरमियान आपके साथ इन सभी सवालों का विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल का चर्चा करते हैं, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं। इसे हमने डिफाइन किया कि अ वर्ड व्हिच कम्स आफ्टर अ वर्ब or a preposition is called an object। हम चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि a word मतलब होता है ऐसा शब्द, a word ऐसा शब्द which comes जो आता है after a verb मतलब किसी वर्ब के बाद, किसी वर्ब के बाद, और या अ प्रीपोजिशन किसी प्रीपोजिशन के बाद, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्पष्ट मतलब यह है कि एन ऑब्जेक्ट अ वर्ड व्हिच कम्स ऐसा शब्द जो आता है आफ्टर ए वर्ब और अ प्रीपोजिशन किसी वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मतलब स्पष्ट है। अंग्रेजी के वाक्यों में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट के आने के दो रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? दो। पहला है आफ्टर ए वर्ब यानी कि किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट किसके बाद आ सकता है? वर्ब के बाद आ सकता है। और दूसरा है कि आफ्टर अ प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन के बाद। इस बात को दिमाग में लिख डालिए, अंग्रेजी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के बाद आएगा या प्रीपोजिशन के बाद आएगा, और इसी को हम परिभाषित करते हैं कि वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो मैं जानना होगा, चलिए इस बात को हम समझ गए कि वर्ब के बाद अगर वाक्य में जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सवाल है किसे कहते हैं वर्ब, किसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो जान लीजिए, वर्ब के लिए आप कह सकते हैं कि वर्ब में ना लगा रहता है, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, उठना, बैठना, जागना, धोना, लेना, रखना, पीना, पढ़ना, आना, गाना, जाना, सोना, ये सब सारे वर्ब हैं। प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन में आपके समझने के लिए हम बता सकते हैं कि एट, ऑन, इन, टू, विथ, फ्रॉम, बस इतना आप समझ लीजिए। ये कौन कौन प्रीपोजिशन होते हैं? बोलिए। एट, ऑन, इन, टू, विथ, फ्रॉम, बस आपके समझने के लिए इतना समझ लीजिए, आप ऑब्जेक्ट से संबंधित सारा समस्या ठीक हो जाएगा। तो मतलब एट, ऑन, इन, टू, विथ, फ्रॉम को प्रीपोजिशन कहा जाता है। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे दोस्त कि वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक वाक्य है कि आई टीच इंग्लिश, ये वाक्य है आई टीच इंग्लिश। टीच मतलब क्या होता है दोस्त? पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब, और वर्ब के बाद कौन सा शब्द आया है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को आपको पता होगा ना, वर्ब के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे कहते हैं कि आई टीच
आई टीच एट भाषा। क्या वाक्य बोले तो आई टीच एट भाषा। अब बोलिए एट को क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं जी? ऑब्जेक्ट। तो भाषा को क्या बोलेंगे दोस्त? ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस बात को हम समझ गए हैं कि वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर टीच के बाद इंग्लिश आया है। इस पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट भाषा है। और अगर पूरे वाक्य को एक फ्रेम में लाएं तो हम कह सकते हैं आई सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आई को सब्जेक्ट बोलेंगे, टीच को वर्ब बोलेंगे और इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये प्रीपोजिशन हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि ये जो पहला वाक्य है इस वाक्य का फ्रेम है, इस वाक्य को बनाने का फंडा है, इस वाक्य को बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा वाक्य है इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1, इसे कह सकते हैं इक्वेशन 2। मतलब अंग्रेजी में जितने भी वाक्य हैं सारे वाक्यों को बनाने का यही मूल आधार है, SVO। क्या मूल आधार बोले तो SVO। तो आइए एक महत्वपूर्ण सवाल का चर्चा करते हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। और भी ढेर सारे सवाल हैं। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट कितना प्रकार का होता है? सो जेंटलमैन, यू वॉचिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ जीके ह्यूमन। देख रहे हैं आप जीके ह्यूमन का ऑब्जेक्ट और हम एक खास चर्चा कर रहे हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिए ये काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है दोस्त। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो क्या बोलेंगे? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं हम लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं दोस्त? जोर से बोलेगा। स्पीक लाउडली। और दूसरे को कहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब सवाल है व्हाट इज लिविंग ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आइए दोस्त सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लिविंग ऑब्जेक्ट का। पता है ये लिविंग का मतलब हुआ, लिविंग मतलब हुआ सजीव। ये लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ सजीव वाला ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट व्हिच denotes a living thing is called a living object। और दूसरा क्या है दोस्त? दूसरा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? जोर से बोलेगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब सवाल है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट which denotes a non-living thing is called non-living object। देखिए दोस्त इस बात को समझिएगा। लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब हुआ सजीव। लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? सजीव। और नॉन लिविंग मतलब क्या हुआ? निर्जीव। यानी कि कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट which denotes a living thing जिससे किसी सजीव का बोध होता है is called living object। उसे हम सजीव या लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर कहते हैं what is non living object? एन ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट which denotes ए नॉन लिविंग थिंग जिससे किसी निर्जीव का बोध होता है इज कॉल्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। उसे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट मतलब है। अगर ऑब्जेक्ट से सजीव का बोध होगा तो उसे हम लिविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे और अगर ऑब्जेक्ट से निर्जीव का बोध होगा तो उसे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे एक वाक्य को देखते हैं। कहते हैं कि आई लव माई मदर। एक वाक्य है आई लव माई मदर। और यही एक दूसरा वाक्य को देखते हैं आई लव बुक्स। देखिएगा यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हुआ, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया और बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब सवाल है कि वर्ब के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी कि माई मदर को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब के बाद जो आता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि बुक्स को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब सवाल है इसमें कौन है लिविंग ऑब्जेक्ट और कौन है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट? ये जो माँ है, माँ क्या ये इसे सजीव का बोध होता है कि निर्जीव का? इसका मतलब मदर को हम क्या बोलेंगे? लिविंग ऑब्जेक्ट। और दूसरा है कि ये बुक्स को देखिए, बुक से आपको सजीव का बोध होता है निर्जीव का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आइए दोस्त एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या अंग्रेजी के एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ सकते हैं?
ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या अंग्रेजी के एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? जवाब है यस, यस, यस। अंग्रेजी के वो एक वाक्य में एक से अधिक 2, 4, 5, 10 जितना चाहे आ सकते हैं। जैसे कहते हैं, इसी को देखिए ना, आई लव माई मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, स्टूडेंट, इंडिया, अभी जितना तो आई हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद जितना भी आएगा ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। सब के सब क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। सब के सब यानी कि वर्ब के बाद जितना भी आएगा सबको क्या बोलेंगे? हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अंग्रेजी के एक वाक्य में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार का सब्जेक्ट आ सकता है? जवाब है यस, अंग्रेजी के एक ही वाक्य में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार का सब्जेक्ट आ सकता है। हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब जो सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। सवाल है कि चलिए इस बात को हम समझ गए कि अंग्रेजी के एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ सकता है। चलिए हम इस बात को भी समझ गए कि अंग्रेजी के एक वाक्य में लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरह का ऑब्जेक्ट आ सकता है और कई ऑब्जेक्ट आ सकता है। सवाल है, अगर एक वाक्य में, अंग्रेजी के एक वाक्य में लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरह का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पहले कौन ऑब्जेक्ट आएगा? क्या पहले सजीव, क्या लिविंग ऑब्जेक्ट पहले आएगा, या क्या पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा पहले? या फिर एक सवाल है कि क्या ऑब्जेक्ट को लिखने का कोई एक विशेष तरीका है क्या? जवाब है हाँ, इस विशेष तरीका को अंग्रेजी की दुनिया में हम ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो आइए जानते हैं ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट का। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? याद रखिएगा, अंग्रेजी के किसी वाक्य में यदि एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, एक सवाल है क्या अंग्रेजी के एक वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ सकता है? हाँ, आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी का जो वाक्य बनता है उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्ट के बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, हाँ आ सकता है, कई सारे ऑब्जेक्ट आ सकता है। दूसरा बात कि क्या अंग्रेजी के एक वाक्य में ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजी के एक वाक्य में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार का ऑब्जेक्ट? हाँ, हो सकता है। अंग्रेजी के एक वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद लिविंग भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। लेकिन सवाल ये है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर अंग्रेजी के किसी वाक्य में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट को लिखना हो, मेरा मतलब है कि अंग्रेजी के किसी वाक्य में यदि हम सजीव ऑब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट दोनों को लिखना चाहते हैं तो पहले किसको लिखना चाहिए? बड़ी ही आसान सी बात है। हमारे घर में मेरे दादाजी का तबीयत खराब है और मेरे बाइक का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, तो पहले किसको ठीक करेंगे? पहले दादाजी को ठीक करेंगे या पहले बाइक को? तो ऑफ कोर्स पहले हमें दादाजी को ठीक करना चाहिए। यही हमारी मानवीय संवेदना है कि पहले हम सजीव को केयर करते हैं। स्पष्ट मतलब यह है कि अगर अंग्रेजी के वाक्य में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट को लाना हो तो पहले हम सजीव ऑब्जेक्ट को लाते हैं और उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट को लाते हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है लिविंग प्लस नॉन लिविंग। क्या था बोलिए तो? लिविंग प्लस नॉन लिविंग। स्पीक लाउडली। जैसे एक वाक्य है कि मोहन ने मुझे एक पेन दिया। चलिए, ये तो मान लीजिए अभी आप टेंस नहीं पढ़े हैं, जब आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सिंपल पास्ट है, इसको हम सब्जेक्ट प्लस V2 पर बनाएंगे तो मोहन हो जाएगा मोहन और गेव। क्या हो गया? मोहन गेव। यह हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया V2 वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब के बाद अब क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में पहले किसको लिखेंगे हम? लिविंग ऑब्जेक्ट को। उसके बाद किसको लिखेंगे? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन कौन है? एक है मुझे मतलब मी, और दूसरा है एक पेन यानी कि ए पेन। इसमें आपको क्या लगता है कौन है लिविंग कौन है नॉन लिविंग? तो मुझे क्या हुआ? लिविंग। और पेन को क्या बोलेंगे हम? नॉन लिविंग। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? पहले सजीव ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? मुझे का क्या होगा? मी। और उसके बाद क्या बोलेंगे? ए पेन। तो वाक्य क्या होगा? जोर से बोलिए। मोहन गेव मी अ पेन। जोर से बोलिए। अच्छा बोलो, मोहन गेव ए पेन मी होगा वाक्य। ये वाक्य गलत है। क्या होगा सही वाक्य? मोहन गेव मी अ पेन। जोर से बोलेगा दोस्त। आइए
एक और भी अति महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अगर हमको निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लाना हो, अगर हमें बाइक को ठीक ना कराएं तो अन्याय हो जाएगा। तो चलिए ऐसा हो सकता है कि बाइक को हम पहले ठीक कराएं लेकिन दादाजी को के साथ भी किसी को भेज दें। मेरा मतलब ये है कि अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके एक विशेष नियम है। उसके लिए एक दूसरा नियम ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या बोलेंगे, बोलिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। बोलिए तो आप लोग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन टू प्लस लिविंग। क्या जोर से बोले तो यानी कि यह एक ऑब्जेक्ट लिखने का एक दूसरा ऑर्डर है। पहला ऑर्डर है लिविंग प्लस नॉन लिविंग और दूसरा ऑर्डर है नॉन लिविंग प्लस टू प्लस लिविंग। यानी कि अगर हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो उसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं और फिर हम लिविंग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यानी कि अगर हम चाहें ए पेन को पहले लिखना तो इसी वाक्य को लिखने का एक दूसरा तरीका यह है, क्या लिखेंगे, मोहन गेव ए पेन। ए पेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन टू ना, प्रीपोजिशन टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट मी। तो क्या होगा वाक्य, मोहन गेव अ पेन टू मी। जोर से बोलेगा, मोहन गेव अ पेन टू मी। मोहन गेव अ पेन टू मी। मोहन गेव अ पेन टू मी। तो मेरा स्पष्ट मतलब यह है कि अंग्रेजी के वाक्य में ऑब्जेक्ट को लिखने का दो तरीका होता है। पहला लिविंग प्लस नॉन लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग प्लस प्रीपोजिशन टू प्लस लिविंग। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का के बारे में सब कुछ है। और एक खास बात, जैसे ये ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट भी होता है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही शानदार टॉपिक, ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, इसे हम अगले वीडियो में आपको बतला रहे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।